सुप्रभात, नमस्कार प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को आज पाठ पढ़ाने से पहले जो हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का छठा पाठ ऋतुराज। ये आज हम कन्यादान वाला जो ऋतुराज के द्वारा लिखा हुआ कन्यादान जो पाठ है, इसके प्रश्न उत्तर आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपका पाठ कन्यादान, इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसको कि आज देखेंगे हम। इससे पहले वाली वीडियो में इस पाठ के सरल व्याख्या मैंने आपको बताई थी। तो पाठ में पहला प्रश्न है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। कन्यादान जो पाठ है उसमें माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि लड़की की तरह तुम्हें जो है कमज़ोर नहीं दिखाई देना है। लड़की होना, घर में सबका ख्याल रखना, हर प्रकार से जो है परिवार की सेवा भाव रखना परिवार के प्रति, लेकिन अगर कहीं तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है या तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए जो है तुम्हें अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना है। इतनी कमज़ोर मत बन जाना कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएं या तुम्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करें या तुम्हें मार दें। तो इस तरह से माँ जो है अपनी लड़की को समझाती हुई क्या कहती है कि कन्यादान जो कविता है ये नारी जागृति से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता और कमज़ोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं एक नारी है और नारी होने के कारण समाज के द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को वो झेल चुकी थी। उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमज़ोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे उनके साथ शारीरिक उनको यातनाएं दी जाएं, चाहे मानसिक दी जाएं। लेकिन मतलब लड़की अगर कमज़ोर है तो उसके साथ जो है अन्याय करने से दुनिया पीछे नहीं हटती। तो इसलिए कमज़ोर नहीं बनना है, ऐसी माँ अपनी बेटी को सीख देती है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचार की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम करती है, संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, पर फिर भी उसे अत्याचार सहन करना पड़ता है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये उस चीज़ के लिए है जब दहेज के लिए लड़कियों को अग्नि में जला दिया जाता था, आग में धकेल दिया जाता था। पहले समय में कभी पेट्रोल डालकर, कभी उसको मिट्टी का तेल डालकर जो है किसी तरीके उसे आग में झोंक दिया जाता था, दहेज के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता था। तो इसलिए माँ जो है अपनी बेटी को सीख देती है कि ये जो आग है वो केवल रोटियां पकाने के लिए होती है, रोटियां सेकने के लिए होते हैं, इसमें जलने के लिए नहीं होती कि तुम जो है दहेज के नाम पर तुम पर कोई अत्याचार करे और तुम जो है अपने आप को आग के हवाले कर दो। ऐसा नहीं करना है। अगली पंक्तियों में फिर पूछा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? अब माँ, क्योंकि उस समय में छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी लड़कियों की, तो इसलिए माँ जो है अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि क्योंकि उसे लगता है कि बेटी उसकी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहन करने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उसे निकलने का प्रयत्न नहीं कर पाती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। माँ चाहती थी कि बेटी जो है हर प्रकार से अपने अधिकारों के प्रति जानकारी रखे। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए।
इस कविता की इन पंक्तियों में जो है लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो कि इस प्रकार से हैं कि वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में अभी केवल सुख ही सुख हैं, दुख नहीं है, क्योंकि माता पिता के घर में उसने केवल सुख ही देखे हैं, दुखों को एहसास करना उसे नहीं आया। दूसरा, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, क्योंकि जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती वो अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचती है या अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचती रहती है, तो इसलिए अभी तक वो कल्पनाओं में खोई हुई है, जीवन की सच्चाइयों से वो अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं, उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं, इस बात से वह अभी अनजान है। इसलिए ये पंक्ति कही गई है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। अंतिम पूंजी का मतलब होता है आखिरी पूंजी, यानी कि जो उसकी आखिरी जो इकट्ठी की हुई जो उसका धन है वही उसको जो है उसको अंतिम पूंजी लगता है। माँ और बेटी का जो संबंध होता है वो मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि माँ हर समय अपनी बेटी की और बेटी हर समय अपनी माँ के इर्द गिर्द रहती है। अपनी बेटी से वह हर बात साझा करती है, हर बात जो है उसके साथ शेयर करती है। बेटी भी अपनी माँ से हर बात कर सकती है खुलकर, इसलिए उसे लगता है कि कल को वो चली जाएगी तो ये घर जो है खाली हो जाएगा। वह बचपन में अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण करके एक संचित पूंजी की तरह रखती है, यानी इकट्ठी की हुई धन की तरह जो है करती है उसके साथ। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का जब कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। ये प्रश्न अनिवार्य है बेटा, जो भी बच्चों आप करेंगे तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहले वाला ये, चौथा प्रश्न भी और पांचवा प्रश्न भी, कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय कौन कौन सी सीख दी है। सबसे पहले माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी है। माँ ने अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी है। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी है। चौथा, नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। ये इस प्रकार की सीख जो है माँ ने अपनी बेटी को दी है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो और लड़कियों की तरह कमज़ोर ना बने, अपनी समस्याओं से, अपनी उलझनों से, अपने प्रति हो रहे अन्याय और अत्याचार से लड़ना सीखे। इसलिए माँ जो है अपनी बेटी को इस तरह से सीख देती है। अगला प्रश्न है, ये रचना और अभिव्यक्ति का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। कन्या जो होती है वो माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु नहीं होती, बल्कि उसका संबंध उसकी भावनाओं से होता है, यानी माता पिता का संबंध जो है उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है। दान वस्तुओं का होता है, ना कि किसी जानदार चीज़ का। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। कन्या का दान उसे त्याग देना, उसे ये कहना कि उसका जो है त्याग कर दिया गया है, ये बात उचित नहीं है। अतः विवाह उसी से करवाएं जो कि आपकी पुत्री के योग्य हो और खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें दिया है। तो ये बात होती है कि ये समझने वाले भी लोग बहुत कम होते हैं जो ये समझें कि लड़की जो है, हम किसी के घर की लड़की लेकर आ रहे हैं तो उसे हमें सहेज के रखना है। जैसे उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, बहुत ही समय से जो है उसका पालन पोषण उसको अच्छे से किया है, ऐसे ही इस घर में वो आई है तो उसे अपने मायके की याद ना आए। नए रिश्तों को वो जोड़ना सीखे, नए रिश्तों से अच्छे से संबंध बनाना सीखे, और साथ ही उसके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार ना किया जाए जिससे कि उसे परायापन लगे। क्योंकि लड़की का कहने को एक घर नहीं दो दो घर होते हैं, लेकिन फिर भी उसे ये कहा जाता है कि मायके में कह दिया जाता है कि तुम जो है पराई हो, पराया धन हो, और
ससुराल में उसे ये कह दिया जाता है कि तुम जो है दूसरे घर से आई हो। तो इस तरह से दो दो घर होते हुए भी लड़की के लिए जो है कभी कभी ये समस्या बन जाती है कि उसे ये समझ नहीं आता कि उसका घर है कौन सा, ससुराल उसका घर है या उसके माता पिता का घर, उसका मायका उसका घर है। तो दोनों तरफ से वो उलझन में पड़ जाती है। तो ऐसा लड़कियों को एहसास नहीं करवाना चाहिए। कन्या भी एक भावनाओं से जुड़ी हुई एक ऐसी जानदार चीज़ है, बेजान वस्तु नहीं होती जिसे कि दान में वस्तु समझकर जो है दिया जाए। तो ये बच्चों आपका पाठ था कन्यादान। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जो हैं समझ में आ गए होंगे। आप अपने नोटबुक में इन्हें ज़रूर उतार लीजिएगा। इनसे जुड़े हुए और भी MCQs जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ थोड़े समय में। और ये तब तक के लिए आप सभी प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में उतार के याद कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।